नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार में। और ये बेहद खास शो जहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि शेयर बाजार की तमाम जानकारियां आपको आसान भाषा में समझाई जाएं, क्योंकि ये आपका शो है और आपका हक है शेयर बाजार में भाग लेने का। भाग आप कैसे ले सकते हैं यही आपको बताते हैं और आपसे जुड़ते हैं हम आपके सवालों के जरिए। सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। पहुंचाने के लिए जो QR कोड फिलहाल आपके स्क्रीन पे आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे आप स्कैन कर लें। स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही जो है आपको अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं। सवाल कोई अगर स्टॉक स्पेसिफिक पूछा जा रहा है तो स्टॉक का नाम जरूर डालिएगा, किस भाव पे आपने खरीदा है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, उसके मुताबिक ही हम आपको सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। तो आज भी बहुत सारी बातचीत होने वाली है शो में, लेकिन झटपट एक बार बाजार का भी चेक लेंगे उससे पहले, क्योंकि काफ़ी उत्साह रहता है दर्शकों में IPO का, लेकिन कई ऐसे IPO हैं जहां पर आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए, आपके हाथ ना जल जाए, आपकी जेब साफ ना हो जाए। इसीलिए भी हम बेहद खास पेशकश लगातार लेके आते रहते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी के IPO की। आज से खुल गया है ये, और अब एथर एनर्जी के IPO में पैसा क्या लगाना चाहिए, क्योंकि ओला में जिस तरह से लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या उसी की तरह एथर एनर्जी में भी धोखा तो नहीं आप खा पाएंगे। एथर के IPO और EV टू व्हीलर सेगमेंट पर खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे। अभिषेक, स्वागत है आपका। और लगातार हमने जो है टू व्हीलर EV सेगमेंट को लेकर तमाम चर्चा यहाँ पर शुरू कर दी है। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि मेहनत की कमाई की बात हो रही है लोगों की, जो लोगों ने भरोसा दिखाया ओला में, जो अपनी कमाई लगाई, गेन्स के लिए ही लगाते हैं, लेकिन कंपनी और मैनेजमेंट पर एक भरोसा भी जताया जाता है, वो कहीं वापस यहाँ रिपीट ना हो जाए। क्या क्या रेड फ्लैग्स है? शुरुआत ही चर्चा की मैं रेड फ्लैग से करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर इस कंपनी की जो फंड रेजिंग प्लानिंग है उसको हमको देखना होगा। तो कंपनी करीब करीब जो 2600 करोड़ समथिंग रुपया जो बाजार इस इशू के जरिए जुटा रही है, उसमें से लगभग 35% हिस्सा, लगभग 927 करोड़ रुपए जो है कैपेक्स प्लान के लिए जो है ला रही है। आगे अगर इस समय देखें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 4,20,000 यूनिट के आसपास है, और 9 मंथ में जो उसने वॉल्यूम किया है, या पिछले साल भी उसने जो वॉल्यूम किया था, वो वॉल्यूम करीब करीब 1 लाख के आसपास था, 1 लाख से थोड़ा ऊपर था। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी काफ़ी कम है, 30-40% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा। ऐसी स्थिति में जबकि आपका एग्जिस्टिंग प्लांट जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, और आप महाराष्ट्र में एक नया प्लांट जो कि लगभग 1 मिलियन यूनिट का है, उस प्लांट के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, तो होगा ये कि अगर ये प्लांट भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ तो आप डेड स्टॉक क्रिएट कर रहे हैं, और लंबे समय तक ये स्टॉक बना रहेगा, जिसका हो सकता है ओवर द पीरियड डिप्रिसिएशन भी हो जाए, पर उसका एग्जैक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर वो वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके अलावा देखें तो एक कंपनी का लगभग इस समय 60% वॉल्यूम जो है वो सदर्न मार्केट से आता है, और पैन इंडिया बेसिस पर उसकी कोई बहुत बड़ी प्रेजेंस नहीं है। तो अगर सदर्न मार्केट से बाहर जा रहा है तो कंपनी को कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लगभग कंपनी 2013 से मार्केट में है और इस समय तक भी लॉस बना रही है। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर्स का फोकस होता है वो ये होता है कि कंपनी पैसा कब बनाना शुरू होगी, तो उसकी एक निश्चित विजिबिलिटी इस समय सामने नहीं आती। तो अगर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में अगर आप पैसा लगाएंगे, तो जो होता है ना कि हम जब वैल्यूएशन करते हैं तो हम DCF वैल्यूएशन करते हैं। DCF वैल्यूएशन सिंपल क्या होता है, आगे आने वाले वर्षों में जो हमें कैश फ्लो मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है। तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी खुद ही लॉस बना रही है और उसकी प्रॉफिट में टर्न अराउंड होने की एक निश्चित विजिबिलिटी नहीं है, तो एक जो वैल्यूएशन वाली बात होती है उस पर एक पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम इस समय इसको वैल्यू कैसे करें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी कहती है कि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में है, बट ओवर द पीरियड जिस तरीके से आपकी सब्सिडीज वगैरह कम होती जा रही है, तो अगर वो कम होती जाएंगी तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और उस समय आपको प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि प्रोडक्ट मिक्स को डिटरेशन करना पड़े। और एक अहम चीज जो इस पूरे IPO में है, जिस पर इन्वेस्टर को विशेष रूप से निगाह रखना चाहिए, कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दिया था, गवर्नमेंट ने जो EV को प्रमोट करने के लिए स्कीम चलाई थी, उसमें एक महत्वपूर्ण स्कीम थी PLI स्कीम, बट ये कंपनी PLI स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। बताइए, अब इतनी सारी चिंताएं। एक चीज और अभिषेक जी पे समझना चाहता हूं कि क्या होता है, मतलब जैसे एक तो आपने बताया कि आमतौर पर जो आपने पहले से ही अलॉटमेंट की हुई है उसका ठीक तरीके से आप इस्तेमाल
नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में R&D पे इतना भारी भरकम खर्च, इसे भी एक बहुत बड़े रेड फ्लैग के रूप में दिख रहा हूँ। देखिए R&D में तकरीबन 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इससे पहले भी अगर देखें तो इतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट ये पिछले 4-5 सालों में कर चुका है। ये R&D का इन्वेस्टमेंट बड़ा अजीबोगरीब इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है कि एक इंटेंजिबल एसेट होता है। अगर इसका आउटकम फेवरेबल आया तो उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, नहीं आया तो पूरा पैसा गया। उसको भी अगर इसके R&D एक्सपेंसेस को भी देखें तो उसमें से 50% से अधिक जो होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट में चला जाता है। तो एम्प्लॉयज को जो इस समय जो R&D में लगे हुए हैं उन्होंने तो अपनी सैलरी, अपने कंपनसेशन वगैरह ले लिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आपने खरीद लिए, बट अगर वो राइट तरीके से प्रोडक्ट कन्वर्जन में कन्वर्ट नहीं होते हैं या वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं होते या वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं वो टेक्नोलॉजी में और वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में फेल हो जाता है तो ये पूरा पैसा आपका चला गया। ये कॉन्क्रीट एसेट नहीं है जो कि ओवर द पीरियड जाके आपको रेवेन्यू जनरेट करेगा। दूसरी बात, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है, यहाँ पर लगातार टेक्नोलॉजी में शिफ्टमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको लगातार करना पड़ेगा। एक ऐसी स्थिति में जबकि आपको PLI बेनिफिट नहीं है, आप कैश बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो पैसा आपको ग्रोथ में लगाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं जो है आप ओपेक्स में लगा रहे हैं। तो उसका बेनिफिट कब आएगा, कैसे आएगा, कहना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम फ्लैशबैक में जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त कंपेयर करना चाह रहे होंगे। ओला का भी तो IPO आया था, उस वक्त हमने जो रिस्पॉन्स देखा, उस वक्त जो फंडामेंटल्स थे, इस वक्त वो फंडामेंटल्स क्यों नहीं काम कर रहे। हालांकि सारी बातें आपने हमें समझा दी हैं रेड फ्लैग्स के तौर पर, जो सवाल पूछे जाने चाहिए ओला की पूरे सफ़र को देखने के बाद, लिस्टिंग के बाद से। लेकिन उनका जब IPO आया तो उनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स क्या थे, जिस पर हमने इतनी धमाकेदार लिस्टिंग भी देखी थी और मेरे ख्याल से लगभग 20% के सर्च पर डेब्यू भी किया था एक्सचेंज पर। उस वक्त माहौल कितना अलग था? मेरे ख्याल से वो एक पहली अपनी तरह की लिस्टिंग थी जो हम देख रहे थे। उत्साह बहुत ज़्यादा था लोगों में, और उस उत्साह के बाद का जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल स्टॉक का, वो बैकफायर करेगा यहाँ पर। जी देखिए, ओला का जब IPO आया था उस समय एक फर्स्ट प्योर EV प्ले था। हाँ। तो उसको लेकर बाजार में बहुत उत्साह था और 3-4-5 सालों में काफी सारा EV थीम को लेकर मार्केट में एक रुझान था। बट कहीं ना कहीं इस समय कहूंगा कि अगर इस समय कोई EV थीम के आधार पर बाजार से पैसा लेने आ रहा है तो बस मिस हो गई है। कारण ये रहा है कि वो ओला के एक्सपीरियंस में जो कि तकरीबन आई थिंक 76 रुपीज का इश्यू था, उसके बाद उसमें काफी सारी बढ़त भी देखने को मिली थी। बट इस समय ओला का जो शेयर प्राइस है वो इश्यू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपरी भाव उस तरह से देखें तो उसमें 60% की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का जो एक हाइपोथेटिकल ये कहिए कि ब्लाइंड फेथ था EV थीम की तरफ, वो भी कहीं ना कहीं जो है बस्ट हुआ है। और इसके अलावा देखें तो अब इस समय बाजार ये सोच रहा है कि ये जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, लिगेसी प्लेयर्स है, वो भी अच्छे तरीके से EV में आ चुके हैं। तो अब EV सेगमेंट के नाम पर प्रीमियम देने को लोग तैयार नहीं है। अब ये है कि 4 लेगेसी कंपनीज हैं, एक ओला है 5वां और एक 6ठी स्कूटर कंपनी आ रही है। तो EV नहीं है अभी। जो ये सारे प्लेयर्स भी जब EV में आ रहे हैं और EV सेक्टर जैसा कि हमने पिछले दिनों बात की थी कि सेकंड फेज में जा रहा है, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी अब जो है तय करेगा कि कौन से प्लेयर्स को प्रेफरेंस मिलेगा। उस दौर में अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी होकर केवल EV के नाम पर अगर पैसा जुटाएंगे और उसके नाम पर अगर आप फंडामेंटल इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने बस मिस कर दिए। 4-5 साल पहले जस्ट कोविड के बाद अगर इस तरह की कोई थीम बाजार में आती तो वो जरूर हाथों हाथ ली जा सकती। ये एक बहुत अहम बात आपने कही और यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब पूरा इन्वेस्टर्स का मूड बदल गया। मतलब एक टाइम पे वो नई चीज को हाथों हाथ खरीद लेते थे। अब क्या है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भी सतर्क हो गए हैं ऐसे थीम को लेकर। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये है कि बहुत सारे निवेशक, आपने वैसे बताया कि भाई क्या क्या चिंता है, उसके बावजूद आमतौर पे एक नैरेटिव ये भी बन जाता है कि चलो जिन्होंने ओला में हाथ जलाए हैं वो क्या यहाँ से भरपाई कर लें, वो भी इन्वेस्टर के मन में बड़े सवाल होंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है। पर अगर फंडामेंटल्स को आप देखें, सेंटिमेंट्स पर मैं बात नहीं करूंगा, प्योर फंडामेंटल्स पर बात करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप एक लॉस मेकिंग कंपनी से दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी में, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। जी हाँ। दूसरा ऐसा माना जाता है कि एथर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वाइट प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, बट और उसके कारण ही जो ओला के कंपैरिजन में एथर का वॉल्यूम जो है काफी कम है। पर अगर पर यूनिट मैट्रिक्स देखें, जैसे कि ASP हो गया या एबिटा लॉस ही कहूंगा इसमें, एबिटा लॉस पर यूनिट देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जो प्रीमियमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट है वो नंबर्स में इस समय नहीं झलक रहा है। तो जब गोइंग फॉरवर्ड कंपटीशन इंक्रीज होगी, आपका अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट मिक्स जब डाइल्यूट होगा, उस समय आप किस तरह से इसको कॉम्पीट कर पाएंगे कहना बहुत
मुश्किल है। तो एक लॉस मेकिंग से दूसरे लॉस मेकिंग में जाना मेरे हिसाब से तो कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, अनटिल और अनलेस कि आपके पास कोई कंपल्शन है, ईवी बेस्ड थीम है या ईवी बेस्ड फंड है या पी है या एंजल इन्वेस्टर है जो लंबे समय तक मुनाफे का इंतजार कर सकते हैं। अदरवाइज ये एक लॉस मेकिंग से दूसरे लॉस मेकिंग में जाने वाली बात है। आप तो बहुत सारे एनालिस्टों से बात करते होंगे, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के आप टच में भी रहते होंगे, वहाँ किस तरह का मूड और माहौल निकल कर आ रहा है? जहाँ तक उनके पास क्वेरीज की बात है, ब्रोकरेज हाउसेस भी पिच करते हैं कुछ आईपीओस अपने क्लाइंट्स को, किस तरह का मूड और माहौल, क्या डर है आईपीओ के एक्सपीरियंस के बाद? ओला के आईपीओ के बाद से काफी लोग सतर्क हो गए हैं क्योंकि उस समय वो थीम थी कंप्लीटली, इस समय वो थीम नहीं है। इस समय लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स को देखने की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल ईवी में जिस तरीके से लास्ट ईयर फंडिंग कम हुआ है और लिगेसी प्लेयर्स की एंट्री वगैरह एक डेटा की तरफ मैं इंडिकेट करूं तो लिगेसी प्लेयर्स का जो है मार्केट शेयर इंक्रीज होता जा रहा है और न्यू एज प्लेयर्स का मार्केट शेयर डिक्लाइन होता जा रहा है। लोगों को चिंता ये है कि ये इतने सारे जो न्यू एज प्लेयर्स खड़े हो गए थे, ये अगले 4-5 सालों में मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ब्लाइंड फेथ के जरिए इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट जो है वो बाजार में जाने को इस समय बहुत ज्यादा तैयार नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है सर, एक हालांकि इस आईपीओ से और बाकी चीजों से अलग सवाल, इस सेक्टर में प्राइसिंग और सर्विस कहीं ना कहीं अगर हम कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन रहा है, वो पूरा जो कह सकते हैं सेंटिमेंट को भी कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। जी देखिए, ये जो है ना, हम जो डिफरेंशिएशन कर देते हैं कि ये ईवी प्लेयर है और ये आईसी प्लेयर है, यहीं पे की प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा। कंज्यूमर को क्या चाहिए? मुझे एक राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए और एक मैट्रिक्स है मेरी कि मुझे लो कॉस्ट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स चाहिए। अगर वही चीज मुझे अगर आईसी में सेम भाव पर मिल रही है तो मेरे लिए ईवी में जाना कोई कंपल्शन नहीं है। सीएनजी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए तो मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू व्हीलर सेगमेंट में हो जाती है आफ्टर सेल्स सर्विस। पिछले दिनों हमने देखा है कि जो एक लिस्टेड कंपनी ओला की, उसमें कई सारे केसेस ऐसे दर्ज हुए हैं। तो अगर आपके पास पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है, अगर आपके पास एडिक्वेट नंबर में डीलर शॉप्स नहीं है, तो आफ्टर सेल्स सर्विस देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय पर एक आध ही केस अगर आ जाएगा इस तरीके से और वो मीडिया में आ जाता है, उसके बाद से आपकी ब्रांड इक्विटी जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। यहीं पर लेगेसी प्लेयर्स के पास बड़ा बेनिफिट है कि उनके पास तो एक कैश रिच बैलेंस शीट है और इसके अलावा उनके पास पैन इंडिया प्रेजेंस है डीलरशिप के जरिए। तो वो ये आफ्टर सेल सर्विस और डीलर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वहां पे न्यू एज प्लेयर्स के सामने जो है ना, और ट्राइड और टेस्टेड वाला भी माहौल नहीं है। मतलब उनके पास सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई वो उन्होंने भरोसा वो कमा लिया है। कोई ऐसी चीज जो आप आम निवेशकों को एकदम एक कंक्लूजन के तौर पे बोलना चाहें? सिंपल तौर पर अगर देखें तो वैल्यूएशन पे हमने पहले ही बात की कि डीसीएफ वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल है। फ्यूचर कैश फ्लो के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है। आमतौर पे इस तरह के केसेस में जो है हम ये देखते हैं कि कैश बर्न अभी हो रहा है। हमने कई सारे दूसरे सेक्टर में स्टार्टअप्स में देखा है, बट मैं कहूँगा कि दूसरे सेक्टर्स में जो आईटी टेक्नोलॉजी होती है या ई कॉमर्स वगैरह है, वहाँ पर जो कैश बर्न होता है वो कस्टमर गेन के लिए होता है, कस्टमर एक्विजिशन के लिए होता है या फिर मार्केट शेयर गेन के लिए होता है। यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर आप कैश बर्न कर रहे हैं टू सेल अ प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर रिपीट होगा। सही बात है। तो वो कैश बर्न जो है वो टर्न अराउंड होगा जस्ट बिकॉज कि आपने अभी कैश बर्न करके दे दिया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, अगर वैल्यूएशन पे देखें तो लोग यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स का एक वैल्यूएशन लेते हैं, तो उसमें भी इस समय अगर देखें तो लेगेसी प्लेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट्स पर मिल रहे हैं कंपेयर टू दिस आईपीओस। तो और लेगेसी प्लेयर्स की भी जो रेवेन्यू और वॉल्यूम से उसमें ईवी का अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। तो इस समय ऐसा कंपल्शन नहीं दिखता कि ये वैल्यूएशन पर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आपको बिल्कुल इसमें आग बंद करके चले जाने चाहिए। जरूरत है कि इसके सारे फंडामेंटल्स को आप ठीक तरीके से देखें और कन्विंस होने पर ही जाएं, जो कि हालांकि जो हमने डिस्कशन किया है उसमें बहुत ज्यादा उभर कर नहीं आते। तो सबसे पहली बात तो टू व्हीलर ईवी टू व्हीलर को लेकर अगर आपको थीम पकड़नी है तो आप लेगेसी प्लेयर्स पर ही भरोसा जताएं, ये लबोलुबाब है। और बाकी तो आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह हम लगातार देते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन चलिए, इस चर्चा के बाद अब शो को भी आगे बढ़ाने का समय हो चुका है और वक्त आ गया है दर्शकों से जुड़ने का, उनके सवालों के जवाब देने का। कुछ 3-4 सवाल मैंने यूट्यूब से निकाल रखे हैं जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, और राजेश भोसले मेरे साथ फोन लाइन पे लाइव भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, 3 सवाल मैं आपको देती हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर। एक तो हमारे दर्शक हैं यूसुफ साहब,
अशोक लेलैंड में ले रखा है इन्होंने, खरीदारी कर रखी है 222 पर। विजय साहब हैं, इन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी कर रखी है, इनका भाव है 180। भावना है, इटर्नल इन्होंने खरीद रखा है 248.35। इन तीनों का लंबा नजरिया है इन तीनों ही स्टॉक्स में। शुरुआत करते हैं अशोक लेलैंड से। देखिए कविता जी, लास्ट वीक एक काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था अशोक लेलैंड में और एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 215 के ऊपर। तो बायस पॉजिटिव है और 215 का एक अच्छा खासा स्टॉक के लिए बेस है। आने वाले हफ्तों में स्टॉक पॉसिबली यहाँ से 245 टू 250 अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव है, एक टर्न अराउंड जो है अशोक लेलैंड में देखने को मिल रहा है। दूसरा जो आपने काउंटर पूछा है वो है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल इसमें भी एक डबल बॉटम हो गया है 360 के ऊपर। इसका जो इमीडिएट हर्डल है वो है 415 के आसपास एंड उसे क्रॉस करता है तो एक सॉसर ब्रेकआउट है जिसके ऊपर स्टॉक जो है पॉसिबली 435 टू 440 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अभी बायस फिलहाल कोल इंडिया पे पॉजिटिव है, फिलहाल कंसोलिडेशन पे, बट बहुत जल्द इस पे मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 380 के आसपास कोल इंडिया में एक बेस बना हुआ है। थर्ड जो स्टॉक है वो है इटर्नल। पहले हम इसे जोमेटो के नाम से जानते थे। लास्ट कुछ हफ्तों से अगर आप देखें जैन से एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है 200 और 250 के रेंज में एंड अभी कंसोलिडेशन में है, बट जैसे ये 245 250 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग देता है तो इसका जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए देखने को मिल सकता है। वहां से स्टॉक जो है 285 290 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायस इसमें भी पॉजिटिव है। रिसेंट जो स्विंग लो है इसका 210 का, तो वो एज अ स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ये तीनों ही काउंटर्स पे आपने सलाह दे दी है, लंबा नज़रिया है, लेकिन उसके बावजूद करंट ट्रेंड चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहे हैं आपने उसको लेकर मार्गदर्शन दिया। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में आज शिरकत करने के लिए। और चलिए, यहाँ पर एक वक्त तो हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत ही बड़ी खबर। एम&एम ने एक बड़ी डील की है। कंपनी SML इसूजू में लगभग 59% हिस्सेदारी खरीदेगी। मौजूदा भाव लगभग 64% डिस्काउंट पर 555 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। इस पूरी डील पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ M&M के CFO अमरज्योति बरुआ भी जुड़ेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद विस्तार से बातचीत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था, M&M की उस बड़ी डील की बात करते हैं जो आज चर्चा का विषय है। M&M ने एक बड़ी डील की है। कंपनी SML इसूजू में 59% हिस्सेदारी खरीदेगी और मौजूदा भाव से 64% डिस्काउंट पर 555 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं M&M के CFO अमरज्योति बरुआ साहब। अमरज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश में। अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए। काफ़ी कह सकते हैं डिस्काउंटेड और लोअर प्राइस पे ये डील हुई है। और अगर हम देखें, जैसा हम अपनी जानकारी में भी बता रहे थे कि मौजूदा भाव से 64% डिस्काउंट 555 करोड़ रुपए में ये डील हुई है, तो क्या नेगोशिएशंस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं ये बोलूँगा कि हमारा जो व्यू ऑफ वैल्यू था वो मार्केट प्राइस स्पेसिफिकली से नहीं ड्रिवन था, क्योंकि हमें काफ़ी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। हमें देखना पड़ता है कि EBITDA मल्टीपल उस मार्केट प्राइस में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उस बेसिस से अगर आप देखें कैश फ्लोज जो जनरेट होंगे उससे वेरियस वैल्यूएशन सिनेरियोज क्रिएट किए गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैल्यू एक तो है मार्केट और दूसरा है जो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखें बिजनेस का बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। तो जो थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स जैसे SML का स्टॉक काफी इतना वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता है, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रिलाई करने का स्पेसिफिकली मार्केट प्राइस में। दूसरा, आप अगर देखें तो मार्केट प्राइस भी काफी इंक्रीज हुआ है कुछ दिनों से। अगर आप उनका एवरेज देखें ओवर टाइम तो इतना हाई नहीं है। सो इसलिए ये सब फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे। और आप अगर देखें दूसरी तरफ
सुमिटोमो और इसूजू भी बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनके भी एक व्यू होता है वैल्यूएशन का, उनको काफी बढ़िया समझ है कि क्या प्रॉपर वैल्यूएशन है। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं है जो फेयर नहीं है दोनों पार्टीज के लिए, और इसीलिए दोनों पार्टीज काफी कोलैबोरेटिव वे में यहाँ पे इस वैल्यूएशन पे पहुंची है। और हम बोलेंगे कि बहुत प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन भी नहीं था। तो हमने काफी दिनों से एसएमएल को स्टडी किया है, लेकिन नेगोशिएशन से क्लोजर में बहुत प्रोट्रैक्टेड कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ है। बरुआ जी, ये बताइएगा, अब ओपन ऑफर के बाद क्या डीलिस्ट करने को लेकर किसी भी तरह की संभावना, क्योंकि ओपन ऑफर के बाद देखा जाए तो ओवरऑल 85% के आसपास का स्टेक हो जाएगा आपका? अभी ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है। अगर आप देखें तो एक लिस्टेड एंटिटी का होना एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको हमेशा मार्केट से अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एरियाज में इन्वेस्टर चाहेंगे कि हम कुछ और करें। तो हमारा ऐसे कोई प्लान नहीं है डीलिस्टिंग करने का अभी। और अगर कोई फ्यूचर में ऐसा कोई बात हुई तो हम डेफिनेटली उस टाइम पे बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है बरुआ साहब, अब हमें ज़रा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नज़रिए से भी बताइए कि क्या प्लानिंग है इसे प्रोटेक्ट करने की। देखिए, जहां तक माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ओपन ऑफर दिया जा रहा है, उनके ऊपर है कंप्लीटली। और हम तो चाहते हैं कि इन्वेस्टर बेस काफी ब्रॉड हो। हम चाहेंगे कि और इन्वेस्टर्स हम अट्रैक्ट करें, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स महिंद्रा के हर ग्रुप कंपनीज में हैं और काफी हैप्पी हैं, क्योंकि महिंद्रा अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को सबसे ऊपर रखती है, उनके इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती है। तो इस केस में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसा हमने अभी प्रेस मीट में कहा था, और अनिश शाह जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये एक इन्वेस्टर का डिसीजन हो कि वो इस स्टॉक में रहें या इस स्टॉक से एग्जिट करें। तो ओपन ऑफर आउट है। अगर ओपन ऑफर अच्छी तरह सब्सक्राइब हुआ तो ग्रेट, अगर नहीं भी हुआ तो हमें कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि हम और स्टेक खरीदे या कुछ। 59% में एज प्रमोटर वी आर क्वाइट हैप्पी। अच्छा, सीवी में आपके मार्केट शेयर को लेकर बात करना चाहते हैं, यहाँ पर किस तरह से सिनर्जीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आप? मैं पहले ग्रोथ से शुरू करूंगा, फिर कुछ और एस्पेक्ट्स जो सिनर्जीज के हैं वो बात कर सकते हैं हम कॉस्ट वगैरह में। ग्रोथ एस्पेक्ट से देखा जाए तो हमें लगता है कि हमारा जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, आज की डेट में जब ये दोनों बिजनेसेस साथ में देखा जाए तो अराउंड 6% मार्केट शेयर है। हम चाहते हैं कि हम अराउंड 10 to 12% शेयर पहुंचे F31 तक, और उसके बाद उसको डबल किया जाए नेक्स्ट 5 years में। ये हमारा एम्बिशन है। ये हम इसलिए स्टेट कर रहे हैं क्योंकि एक बिजनेस के लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फिर डिसीजंस वैसे ड्रिवन होते हैं। और ये हमारे ग्रुप का एक फिलॉसफी है कि एम्बिशन होना चाहिए, क्लियर राइट टू विन होना चाहिए, और बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन होना चाहिए उसके लिए। तो हमने इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव स्टेट किया है। अगर आप इससे बियॉन्ड जाएं और आप देखें कि क्या और सिनर्जीज हैं, तो मैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक तो है ग्रुप लेवल सिनर्जीज। ग्रुप लेवल सिनर्जीज में आप देख लीजिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो या महिंद्रा एक्सेलो हो, या इवन हमारा जो रिन्यूएबल बिजनेस है जो कैप्टिव पावर प्लांट्स क्रिएट कर रहा है अभी हमारे एएफएस बिजनेस के लिए, उन सब में अपॉर्चुनिटी है ग्रुप लेवल पे हम कुछ रियलाइज करें सिनर्जी। दूसरा, आप अगर ठीक है सर, अब जरा मैं इंडस्ट्री के लिहाज से भी थोड़ी चिंताओं की बात करूंगा। क्या चीन से रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के अगर पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो किसी तरह का शॉर्टेज जो है वो इंडस्ट्री इस वक्त उसका सामना कर रही है? देखिए, हमारा वो आउटलुक भी हम May 5 को पूरा शेयर करेंगे। हमें लगता है कि इंडिया में काफी पोटेंशियल है। हम जनरली पॉजिटिव हैं इंडिया के मार्केट बोथ एट अ मैक्रो लेवल प्लस सेगमेंट्स में भी। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन क्वार्टर टू क्वार्टर हो सकता है। कुछ अभी गर्मी काफी पड़ रही है, उसके कारण कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन इन जनरल अगर आप देखें, जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, और वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम ओवरऑल काफी पॉजिटिव।
बिल्कुल, तो ये ऑप्टिमिज्म बना रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमरज्योति बरुआ साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको, आपकी टीम को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके कारोबार और आगे की योजनाओं के लिए। चलिए, इसी के साथ अब हमें इस शो में समाप्ति की ओर बढ़ना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने सवाल आपने हम तक पहुंचाए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक के उस पार कम्युनिटी की खबरें लेकर आएंगे विश्व मोहन। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।